गाइस, आज हम करेंगे कुछ इनकम टैक्स के एमसीक्यूज जो आपके आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज एंड होप सो आपको समझ में आएगा। इन केस कोई भी क्वेरी हो आपकी इनकम टैक्स से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम एमसीक्यू है हमारे पास, द एग्जिस्टिंग मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट कौन सी है हमारे पास? 30%, जो कि हाईएस्ट टैक्सेबल रेट है इनकम टैक्स के अंदर। दूसरा है सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय वर्किंग इन वन ऑफ इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया इज। यहाँ पर हमने बोला था कि सर्विस जो भी इंडिया में प्रोवाइडेड की जाती हैं सर्विसेज, तो प्लेस ऑफ एक्रूअल क्या होता है? इंडिया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रांच आउटसाइड है तो हमने यहाँ पर देखा है कि वो एक सेक्शन 9 में एग्जाम्शन दी गई है कि आउटसाइड अगर ब्रांच है, इंडियन कंपनी का एम्प्लॉय बाहर वर्क कर रहा है, तब भी वो सैलरी एक्रू इन इंडिया ही मानी जाएगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सैलरी एक्रू इन इंडिया। नेक्स्ट है कैजुअल इनकम इज, क्या वो फुली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, फुली एग्जाम्प्टेड है या नन ऑफ दीज? तो कैजुअल इनकम फुली टैक्सेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने हॉर्स रेस मेंटेन करते हैं तो कैजुअल इनकम है आपकी, तो उससे जो होने वाली इनकम है वो क्या है? फुली टैक्सेबल, जो कि 30% वाली रेट से ही अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है ITR 1। ITR 1 का जो नाम है क्या है? सुगम है, सहज है, सरल है या सिंपल है? तो ITR 1 को हम और किस नाम से जानते हैं? सहज नाम से जानते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे ITR 4 का और क्या नाम दिया गया है और ITR 4 किस लिए यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। तो कंसेशनल लोन दिया जा रहा है टू एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड ऑन बेस ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ डैश फॉर द सेम पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए ही लोन दिया गया है। तो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम लैंडिंग रेट कहाँ से उठाते हैं? तो लैंडिंग रेट SBI की उठाई जाएगी जब हमने लोन को ग्रांट किया है परक्विजिट की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अब मिल रहा है आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में शैल बी टैक्सेबल अप टू। तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो है लाइसेंस फीस, जो कि फिक्स्ड की होगी गवर्नमेंट ने। तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में लाइसेंस फी एज अ परक्विजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, आपको रेंट फ्री दिया गया है एम्प्लॉय को। केस किस चीज़ का है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है। अगर जहाँ पर दिया गया है उसकी जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यू होगी, जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो क्या होगा? 50% ऑफ एम्प्लॉई सैलरी। अगर यही पॉपुलेशन 10 लाख तक होती तब हो जाता 5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। उसके बाद 10 to 25 लाख है, देन 10% ऑफ एम्प्लॉई सैलरी विल बी टैक्सेबल एज अ वैल्यू ऑफ अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर होटल अकोमोडेशन दिया जाता है तब अमाउंट पेड और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर क्या होती है? टैक्सेबल। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि आपकी हो गई है ट्रांसफ़र, होटल में अकोमोडेशन दिया गया है, तब कैसे टैक्सेबल होगा? अगर वो जो होटल में अकोमोडेशन है अप टू 15 डेज़ के लिए ही है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। पहला मैंने पूछा है ITR 4 किसके रिगार्डिंग है और ITR 4 का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ ए पेंशन इज फुली एग्जाम्प्टेड इन केस ऑफ। तो फुली एग्जाम्प्ट है किसके हाथ में? अगर आप कम्यूट करवा लेते हैं पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या है? फुली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट आता है एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स आर अलाउड एज ए डिडक्शन इफ पेड बिफोर। तो पेड बिफोर क्या होगा? लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट से आप ये अगर पे कर देते हैं तब आपको क्या हो जाती है? इसकी ईयर में, प्रीवियस ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट ईयर में इसकी डिडक्शन मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन
sufficiency of a profit in any accounting year can be carry forward for। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो होता है जिसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए प्रीवियस ईयर में, तो उसे कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए किया जा सकता है, इन डिफाइंड पीरियड के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज असेसी इन केस ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ की जो लाइबिलिटी बनेगी वो कौन पे करेगा, वो जो कर्ता हमने डिसाइड किया होगा, जो एल्डर होता है वो एचयूएफ के रिगार्डिंग क्या होगा, असेसी कहलाएगा। सेक्शन 100 रिलेट्स टू, सॉरी ये 100 नहीं है, ये है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 रिलेट्स टू एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम के सेक्शन में अगर आपने देखा होगा कोई भी शेयर प्रॉफिट का मिलता है फर्म से, एग्जेम्प्ट है, एचयूएफ को इनकम मिलती है, एचयूएफ के किसी मेंबर को एचयूएफ के पोर्शन में से इनकम मिलती है, वो भी टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग एग्जम्पशन है, या फिर कहें वन पैलेस की जो इनकम होती है, ठीक है, उसकी एग्जम्पशन है, और भी काफ़ी सारी एलटीसी के रिगार्डिंग एग्जम्पशन है, आप पढ़ेंगे 10(5). तो ये जो सारी एग्जम्पशन की हमने बातें की वो कहाँ पर लिखी गई हैं, सेक्शन 10 के अंदर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्स की इनकम इसमें से कौन सी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर कहीं भी तीनों में चारों हेड में कवर नहीं होता, पांचवा हेड में कवर होएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल्स, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। गिफ्ट जो मिलता है वो भी अदर सोर्स है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये है कैपिटल गेन का सेक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आता है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी आर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाला डिविडेंड क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट। ग्रॉस अप कब किया जाता है इंटरेस्ट को, जब जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो विदाउट मतलब टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अगर इंटरेस्ट मिला है तो हमने इनकम में कौन सा पोर्शन ऐड करना होता है, जो ग्रोस अमाउंट होता है। तो ग्रोस अमाउंट के निकालने के लिए हमें उसे ग्रोसिंग अप करना पड़ेगा, मतलब बिफोर टीडीएस की जो इनकम थी वो निकालनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, तब हमें ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स। तो 4 सालों के लिए हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा आपके लिए, पीजीबीपी क्या अगर लॉस है, नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन का लॉस है, तब आप इसे कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन इन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अलाउड किया जाएगा एज ए डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में। सेक्शन है सेक्शन नंबर 35D, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शैल कंसिस्ट ऑफ। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन होता है, इंडिविजुअल होते हैं खाली, या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल होगा, बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ अबव। सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम से ही आप याद रखेंगे इसे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल ही होते हैं। तो ए और पी में जो होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी उसका जो मेंबर हो सकती है। नेक्स्ट है आर ने गिफ्ट दिया है हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर मैरिड डॉटर को। The income of such house property shall be taxable in hand of R. However, it will be first computed as a minor daughter income, then clubbed in the income of R. उसके बाद है interest on capital or loan received by a partner from a firm is taxable under head PGBP in hand of पार्टनर। क्योंकि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलती है, सैलरी मिलती है, ये जस्ट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है फर्म का। इसलिए जो ये इनकम को हम क्या मान के चलते हैं, पार्टनर के हाथ में भी पीजीबीपी की इनकम है। तो ये थे हमारे 20 MCQ ऑन इनकम टैक्स। होप सो आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी है और आप कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।